नमस्कार, फास्ट एंड फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं अदिति। शुरू करते हैं खबरें पूरी रिसर्च के साथ। सबसे पहले बात ट्रिपल तलाक की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच में आज सुनवाई शुरू हुई है। अभी तक 4 पक्ष दलीलें रख चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 2 बिंदुओं पर सुनवाई शुरू की है। पहला, 3 तलाक और हलाला मौलिक अधिकार है या नहीं। दूसरा, 3 तलाक और हलाला इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या नहीं। चीफ जस्टिस ने साफ किया है कि 3 तलाक अगर धर्म का हिस्सा है तो कोर्ट दखल नहीं देगा। संवैधानिक बेंच ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो हलाला पर भी सुनवाई होगी, लेकिन बहु विवाह पर सुनवाई नहीं होगी। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कई पक्षों को सुना। सुनवाई में कोर्ट की मदद कर रहे एमिकस क्यूरी सलमान खुर्शीद ने कहा कि 3 तलाक कोई मुद्दा ही नहीं है। तलाक से पहले सुलह की कोशिश होती है। अगर सुलह की कोशिश नहीं हुई तो तलाक वैध नहीं माना जाएगा। 3 तलाक एक बार नहीं, 3 महीने की प्रक्रिया है। सलमान खुर्शीद के तर्क का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने समर्थन किया। सिब्बल ने कहा, ट्रिपल तलाक कोई मुद्दा नहीं है, ये पर्सनल लॉ का मामला है। सरकार इस पर कानून बना सकती है, लेकिन कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। कपिल सिब्बल की दलील पर कोर्ट ने पूछा, ये पर्सनल लॉ क्या है? इसका मतलब शरीयत है या कुछ और? याचिकाकर्ता शायरा बानो के वकील ने दलील दी कि ट्रिपल तलाक ना तो इस्लाम का हिस्सा है और ना ही ये मौलिक अधिकार है। सरकार का पक्ष एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने रखा। सरकार मानती है कि ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है, इसीलिए याचिकाकर्ता के समर्थन में है। बहुत सारे देश इसे खत्म कर चुके हैं। 3 तलाक का विषय है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी समानता, जेंडर जस्टिस, जेंडर डिग्निटी, जेंडर इक्वालिटी। तो मैं समझती हूँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चंद लोगों को छोड़ के जिनका आज बयान आया है जो अच्छा बयान है, उसके अलावा बाकी लोगों की बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो 1952 से लेके जो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला था उसको माना है और इंडोर्स किया है। तो उसके तहत तो सुप्रीम कोर्ट के अपनी सोच के मुताबिक या अपनी जो उन्होंने ले डाउन किया उसके मुताबिक पर्सनल लॉ जो है वो आर्टिकल 13 में शामिल नहीं है, इसलिए उस पर चैप्टर 3 के एप्लीकेशन का कोई सवाल नहीं। 3 तलाक को असंवैधानिक बताते हुए 5 मुस्लिम महिलाओं ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। केंद्र सरकार 3 तलाक के विरोध में है, इसे लैंगिक समानता और महिलाओं के मौलिक अधिकारों के खिलाफ बता चुकी है। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में 19 मई तक सुनवाई चलेगी। संवैधानिक बेंच रोजाना सुनवाई करेगी। ट्रिपल तलाक पर वैसे सुनवाई 19 मई तक होनी है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच इसे आगे भी बढ़ा सकती है। केजरीवाल सरकार के खिलाफ सत्याग्रह पर बैठे आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक कपिल मिश्रा ने आज टैंकर घोटाला केस में एसीबी के सामने बयान दर्ज कराया। एसीबी को दिए बयान में कपिल मिश्रा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर 400 करोड़ के टैंकर घोटाले की जांच प्रभावित करने का आरोप भी लगाया है। कपिल मिश्रा ने आज सुबह केजरीवाल के नाम तीसरी चिट्ठी जारी करते हुए एक बार फिर एएपी नेताओं के विदेश दौरे की जानकारी साझा करने की मांग की। कपिल मिश्रा ने अपने ऊपर हमला करने वाले अंकित भारद्वाज को मोहल्ला क्लिनिक का सदस्य बताया। आज सत्याग्रह का दूसरा दिन है और बड़ी छोटी सी जानकारी मैंने मांगी थी कि 5 आम आदमी पार्टी के नेताओं के विदेश दौरों की जानकारी दी जाए। जब मैंने ये जानकारी मांगी थी तब भी मैंने ये बात कही थी कि अगर इनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ गलत नहीं किया है, तो जो जानकारी मैंने मांगी है वो बहुत छोटी सी है, 5 मिनट में दी जा सकती है। कल एक बहुत अजीब बात हुई। शाम के समय एक व्यक्ति मेरे ऊपर हमला करने के हिंसक इरादे से आया। भगवान साथ है और वो कुछ खास कर नहीं पाया। सर, वो व्यक्ति सत्येंद्र जैन जी के साथ मोहल्ला क्लिनिक प्रोजेक्ट में है, पार्टी का कार्यकर्ता है और मुंडका में लाकड़ा जी का प्रचार किया। बीजेपी और कांग्रेस ने कपिल मिश्रा के बहाने केजरीवाल सरकार पर फिर निशाना साधा। जिधर भी हाथ रखिए एक भ्रष्टाचार का घड़ा फूट जाता है, जिधर भी आरटीआई लगाइए एक ऐसा भ्रष्टाचार दिखता है कि लोगों को अपनी आंखों पे और कान पे भरोसा नहीं होता कि अरविंद केजरीवाल जो इतनी नैतिकता की दुहाई देते हुए आए थे
ये उनके सरकार के भ्रष्टाचार है। मैं समझता हूं कि अगर किसी ने कोई मुद्दा उठाया है तो उसका जवाब जो है वो थप्पड़ और घूसों से नहीं होता है। कपिल मिश्रा 2 दिन से अपने घर के बाहर अनशन पर बैठे हैं। कपिल मिश्रा की मांग है कि एएपी के 5 नेताओं ने विदेश यात्राएं चंदे के पैसों से, सरकारी पैसों से और गैर कानूनी रकम से की है। जानकारी सार्वजनिक की जाए। कहां गए, कहां रुके, किन लोगों से मिले, क्या डीलिंग हुई, कितने दिनों तक किस किस देश में रहे, पैसा कहां से आया, पासपोर्ट की डिटेल। कपिल मिश्रा ने एएपी नेता संजय सिंह, आशीष खेतान, सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए हैं। कपिल मिश्रा ने ऐलान किया है कि वो 14 मई को केजरीवाल सरकार के खिलाफ 3 नए खुलासे करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी से आज बैलेट पेपर से चुनाव की मांग पर पलटी मार दी। पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि आगे से वीवीपीएटी वाले ईवीएम से ही चुनाव कराएं। ईवीएम को लेकर सर्वदलीय बैठक से एक दिन पहले आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग के दफ्तर पर पूरा प्रदर्शन ड्रामा खेला। ईवीएम के मुद्दे पर पार्टी नेताओं ने जमकर नारेबाजी की, चुनाव आयोग के सामने जाम भी लगा दिया। लेकिन चुनाव आयुक्त से मुलाकात में यही नेता पार्टी के स्टैंड से पलट गए, बोले कि हमें बैलेट पेपर पर लौटने को नहीं कह रहे। चुनाव आयोग वीवीपैट वाली ईवीएम से ही चुनाव कराए। देखिए, बिल्कुल हम चुनाव आयोग से मिलने जा रहे हैं और दिल्ली विधानसभा में के अंदर आपने देखा सौरभ भारद्वाज जी ने किस तरह से साबित करके दिखा दिया कि ईवीएम के साथ टेम्परिंग संभव है। अब हम लोग मिलने जा रहे हैं कि ईवीएम मशीनों के साथ वीवीपैट लगा दीजिए। चुनाव को लेकर के जो इस देश के लोकतंत्र की आत्मा है उस पर सवाल उठ रहे। दिल्ली विधानसभा के अंदर हमारे इंजीनियर्स ने ईवीएम कैसे हैक की जाती है उसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया। चुनाव आयोग का कहना था जी वो हमारी मशीन नहीं है। इससे पहले तक एएपी का स्टैंड था कि सबसे महफूज वोटिंग बैलेट पेपर से ही संभव है। ईवीएम में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ईवीएम गड़बड़ी के मुद्दे पर 16 विपक्षी दल राष्ट्रपति से मिले थे। बैलेट पेपर से चुनाव का कांग्रेस ने भी समर्थन किया था। केजरीवाल सरकार ने 9 मई को दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में ईवीएम पर डेमो दिया था। एएपी ने इस डेमो में नकली मशीन के जरिए ईवीएम में गड़बड़ी साबित करने का दावा किया था। विधायक मनजिंदर सिरसा ने ईवीएम डेमो पर विधानसभा के विशेष सत्र का खर्च आप से वसूलने की मांग की है। आम आदमी पार्टी अब तक तर्क देती रही है कि दुनिया के कई बड़े देशों में अब भी बैलेट पेपर से ही चुनाव होते हैं, तो भारत में दोबारा क्यों नहीं हो सकते। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर तोड़ा है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में हुई पाकिस्तानी फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई। मोर्टार गिरने से एक सरकारी स्कूल की इमारत को भी नुकसान पहुंचा है और कई मकानों की दीवारों पर भी गोलियों के निशान नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में एलओसी के पास पुखरनी गांव में 35 साल की एक महिला की मौत हो गई, जबकि उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए। हमारी सेना तैनात है, काम कर रही है, सपोर्ट में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी काम करते हैं। सरकार बहुत जल्दी निर्णय ले लेगी इसमें क्या एक्शन लेना है, उसके मुजोरी और सीज फायर की जो वृत्ति है ये समाप्त करने के लिए हम अब आगे आ रहे हैं। एहतियात के तौर पे जितने भी बॉर्डर के साथ लगे गांव हैं वहाँ पे जितने भी स्कूल्स हैं उनको हमने बंद किया है। फायरिंग हुआ, छोटे छोटे बच्चे थे, रो रहे थे, कहीं छुपने की जगह नहीं थी हमारे पास। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि यहाँ पर लोगों का आकर दुख और कनाइयाँ दूर करें। जम्मू कश्मीर में जारी इस तनाव के बीच आज केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि ने श्रीनगर में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। पाकिस्तान इस साल के 4 महीनों में 70 से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ चुका है। सबसे ज्यादा 40 बार फायरिंग नौशेरा सेक्टर में की गई है। 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाक 100 से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ चुका है। पाकिस्तान ने 2016 में 449 बार और 2015 में 400 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर में एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच 26 नवंबर 2003 से सीज फायर लागू है। नौशेरा में भारतीय जवानों की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 सैनिक घायल हुए हैं। राजस्थान के भरतपुर में एक शादी के दौरान मैरिज हॉल की दीवार गिरने से 25 लोगों की मौत हो गई।
भरतपुर के अन्नपूर्णा मैरिज हॉल में बीती रात यह हादसा हुआ। शादी का जश्न अचानक मातम में बदल गया। रात के वक्त जब लोग खाना खा रहे थे, उसी वक्त तेज आंधी चली। लोग धूल से बचने दीवार के पास खड़े हो गए, लेकिन दीवार आंधी को नहीं झेल सकी और लोगों पर आ गिरी। पूरे मैरिज हॉल में चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग भी तुरंत पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। मरने वालों में 8 महिलाएं और 5 बच्चे भी शामिल हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ भरतपुर पहुंचे और अस्पताल में भर्ती घायलों का हाल जाना। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जो मृतक व्यक्ति हैं उनके लिए 2 लाख रुपए और जो घायल व्यक्ति हैं गंभीर रूप से जो घायल है उनके लिए 50,000 रुपए। 22 लोगों की मौत हुई है और 28 लोग घायल हैं। सभी घायलों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। डॉक्टर्स की टीम उनके इलाज में जुटी हुई है। इसमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बाकी जिन लोगों को चोटें आई है उनकी जांच की जा रही है, दवाई की जा रही है। मैरिज हॉल में भरतपुर के रहने वाले किरोड़ी लाल सैनी की बेटी की शादी का समारोह चल रहा था। शादी के लिए जयपुर से धर्मेंद्र सैनी की बारात भरतपुर पहुंची थी। हादसे के वक्त अन्नपूर्णा मैरिज हॉल में तकरीबन 800 मेहमान मौजूद थे। करीब 100 फीट लंबी दीवार और टिन शेड गिरने की वजह से करीब 50 से 60 लोग दब गए। पुलिस ने मैरिज हॉल के मालिक को हिरासत में ले लिया है। हादसे के बाद से शादी वाला पूरा परिवार अंडरग्राउंड हो गया है। फास्ट एंड फैक्ट्स में इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वाराणसी में मां बेटी का हंगामा।